हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, 30 डेज़ चैलेंज चल रहा था जिसमें हम 30 डेज़ में यूपीपीसीएस का सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सेकंड डे है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब डीपीएसपीस पढ़ते हैं। ठीक है, डीपीएसपीस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे और पार्ट 4 में डीपीएसपीस। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो है जितने आर्टिकल्स हैं, ये वो हैं डीपीएसपी को डोनेट करते हैं। डीपीएसपी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और साथ ही साथ कुछ डीपीएसपीस जो हैं वो 1935 के जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे लिए गए हैं। साथ में फ्रीडम स्ट्रगल से भी कुछ जो प्रोविज़न्स हैं वो लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, उसको जो कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डीपीएसपी को जो कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब पहली बात ये कि डीपीएसपीस हैं क्या। ठीक है क्या ये दरअसल गाइडलाइंस टू द स्टेट के लिए गाइडलाइंस हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन करना चाहिए, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, स्टेट के दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट को रन करे। जैसे गवर्नमेंट है, ऐसे तो गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकती है, तो नहीं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। कुछ प्रिंसिपल्स लिखे पड़े हैं, कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गवर्नमेंट को रन कराना है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये प्रिंसिपल हैं, उसी को डीपीएसपीस बोलते हैं। तो देखिए, स्टेट गाइडलाइंस टू द स्टेट्स के लिए गाइडलाइंस हैं टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग एनी लॉ पॉलिसीज़। कोई भी पॉलिसीज़ या फिर लॉ को बनाने के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि ये कुछ चीज़ें डीपीएसपीस हैं, इनको दिमाग में रखते हुए ही लॉ बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है। ठीक है, ग्रेविन ऑस्ट्रिन भी कहते हैं डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम कभी कभी पूछ लेता है, वो गेव द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किसने कहा, तो ग्रेविन ऑस्ट्रिन ने कहा। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस एक तरह से फिलॉसफी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं कि नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल डीपीएसपीस को नोबल फीचर्स कहा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका नेचर क्या है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, ये लागू नहीं हुए हैं अभी तक, इन्फोर्स नहीं होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इन्फोर्सेबल ही हो। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है। दूसरी बात यह है कि इनको लेकर कभी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, तो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अगला चीज़ जो है, अब आते हैं हम आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 36 से 51 तक था। तो आर्टिकल 36 जो मैंने बताया था पिछली वाली लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाला फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर ज़रूर देख लेना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो स्टेट का जो टर्म है कि व्हाट इज़ स्टेट, मैंने बताया था कि स्टेट क्या है, वो पार्ट 4 में जो दिया हुआ है वही सेम मीनिंग है पार्ट 3 में। तो अगर आपने स्टेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, नहीं जानते हैं, तो वीडियो लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसमें जाके देख लेना पार्ट 3 का, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो वो स्टेट के वाले में आपको पता लग गई कि स्टेट क्या है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, तो देख लेना। चलिए, अब आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है, दीज प्रिंसिपल शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपीस हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगी, लागू नहीं होंगी।
नॉन इन्फोर्सेबल कहलाएंगी, लागू नहीं हो रही हैं। बट प्रिंसिपल आर, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, फंडामेंटल है इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के गवर्नेंस चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए ये फंडामेंटल है, बेसिक है। ये जो प्रिंसिपल हैं उनकी वजह से ही, उनके द्वारा ही, उनके अनुसार ही जो गवर्नेंस होगी कंट्री में, कंट्री चलेगी, उनके अनुसार ही जो है किसको भी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाएगी और लॉज बनाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट, कि स्टेट की ड्यूटी रहेगी टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। स्टेट की ड्यूटी होगी कि अगर आप कोई भी लॉज बना रहे हैं तो अपने दिमाग में रखें ये प्रिंसिपल्स, डीपीएसपीस को रखना ही पड़ेगा आपको दिमाग में, तब ही जाके आप लॉज बना सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं आगे। तो कहने की बात यह है कि नेचर ऑफ द डीपीएसपीस क्या है, नॉन एनफोर्सेबल, और क्या है ये फंडामेंटल इन द नेचर है। चलो कुछ केसेस से शायद मैं आपको बता देता हूँ, शायद वैसे अभी इस टाइम तो काम के नहीं, बट हाँ हमें पता होना चाहिए केसेस, पूछ लेते हैं। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछते हैं। मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस 1951 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के। इसमें यह कहा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में दोनों ही अगर मतभेद हो तो कौन प्रिवेल करेगा, हमेशा हमेशा फंडामेंटल राइट को ही वरीयता दी जाएगी ओवर द डीपीएसपीस, ठीक है जी। चलो ये आ गई। अगला जो केस था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया, ये भी फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस में ही था। तो इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीस। तो उन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी और है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से क्या, दोनों के बीच में बैलेंस है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में बैलेंस है, ठीक है जी, समझ में आ गई। तो क्या है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बैलेंस है। केरला एजुकेशन बिल, इसमें भी ये कहा गया है, दो डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट, दैट इज, भले ही, उनमें कहा कि भले ही जो डीपीएसपी है फंडामेंटल राइट से नीचे है, ओवरराइड नहीं हो सकता, बट कोर्ट कैन नॉट कम्प्लीटली इग्नोर डीपीएसपी। जो कोर्ट है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकता, डीपीएसपी को दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आप जजमेंट दे रहे हैं तो। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है, कोई मतभेद होता है, कोई फाइट होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, तो आप डीपीएसपी भले से नीचे हों फंडामेंटल राइट से, बट वो कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किए जा सकते, उनका भी कोई ना कोई वजूद होगा, उसको भी आपको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक नया केस था, नया केस ये था कि गोलकनाथ केस 1967 में, उसमें क्या आ गया, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। इसमें कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ, आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। चलो अब अगले बार आता है, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट जो है टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब इसका क्या मतलब है, अगर स्टेट जो है कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी रूल्स बनाता है, कोई भी पॉलिसीज़ बनाता है, तो उसके दिमाग में सोशल ऑर्डर, सोसाइटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना ही पड़ेगा, तभी लॉ बना सकते हैं। तो जो लॉ हैं या फिर वो हमेशा दिमाग में गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को रखने पड़ेंगे वाइल मेकिंग लॉज, कि आप जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर के लिए काम करो, सोशल ऑर्डर के लिए काम करो, खासकर प्रीएम्बल वैल्यूज़ जो मैंने बताया, सोसाइटी इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये जो मैंने बताया था, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, ये जो प्रीएम्बल वैल्यूज़ थे उनके लिए काम करो।
अगर आपने ये प्रियम्बल नहीं पढ़ा है, प्रियम्बल को नहीं समझा है क्या चीज़ है वैल्यूज़, तो वो जाके वीडियो में देख लें हम प्रियम्बल वाली में, ठीक है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जस्टिस, इक्वालिटी, ये जो क्या है प्रियम्बलर वैल्यूज़ हैं, सोशल प्रियम्बल वैल्यूज, जस्टिस, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ठीक है। तो ये जो है उसको दिमाग में रखते हुए आपको प्रियम्बल वैल्यूज़, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ही स्टेट को कोई भी पॉलिसीज़ या फिर स्टेट को काम करना होगा, ठीक है। और ये किसके अंडर आया, ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 1978 के तहत इसको अनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है जी। चलो, समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, कमेंट में ज़रूर लिखें अगर समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट जो है डीपीएसपी क्या है कि सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय स्टेट। अब यहाँ देखो वही बात है, प्रिंसिपल तो चल रहे हैं डीपीएसपी, अब प्रिंसिपल जो है, कुछ प्रिंसिपल जो है स्टेट को दिमाग में रखने पड़ेंगे वाइल मेकिंग एनी लॉ। अब वो लॉज, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो आर्टिकल 39 में सीधे सीधे 9 ए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं अंडर आर्टिकल 39। कौन कौन से दिए हुए हैं, उनको देखकर हमें लॉज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगी, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगी। तो क्या क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, एक ट्रिक है, लाइन ऑफ, ट्रिक याद लिख लेना, ट्रिक अगर आपको कहीं भी पढ़ी हो तो ट्रिक लिख लेना यार, ये बहुत काम की ट्रिक्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रिक मुझे भी किसी ने कहीं से मैंने पढ़ी, किसी ने समझाई, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, जिससे कि कोई भी किसी की भी चीज़ जो है और के काम आ जाए, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, लाइन एल मतलब लाइवलीहुड, कहने की बात ये प्रिंसिपल क्या है, ये लाइवलीहुड, कि मैन वुमेन के लिए इक्वली लाइवलीहुड होना चाहिए, मैन हो या वुमेन हो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है लाइवलीहुड के लिए। कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट अमंग बेस्ट सर्व कॉमन गुड्स, मतलब जिनको जो कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है उसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि जो है हर एक को, मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसको मिल सके, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो बेस्ट सर्व कॉमन गुड, मतलब एक तरह से सभी को उसका यूज़ हो सके, आम इंसान को भी वो यूज़ कर सके। फिर से सी क्या कहता है, ए बी और सी, ठीक है, लाइन मतलब एल लाइवलीहुड, सी मतलब कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज, पे मतलब पी फिर से सी आ जाएगा, ठीक है, सी मतलब फिर से सी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो है जो वेल्थ है वो कंसंट्रेशन इवनली होना चाहिए, ये नहीं है कि एक के पास बहुत ही धन है एक के पास बिल्कुल गरीब है, तो गरीब ऐसा नहीं है कि वो अमीर नहीं होना चाहिए, बट हाँ उसको ऐसा होना चाहिए कि गरीब गरीब नहीं रहे, उसके पास भी कुछ ना कुछ, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी देखा होगा, जो कई सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे किसानों के लिए सम्मान निधि है और भी बुज़ुर्गों के लिए है, पेंशन्स हैं, वो क्या है, वो सब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए तो है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट हम इधर उधर कर सकें, टैक्स लगता है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, वही चीज़ यहाँ पर आती है। फिर से प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी, पी तो इक्वल पी मतलब प्राइमरी मतलब इक्वल जो जो है, जो हम जब किसी को करते हैं मैन या फिर वुमेन कोई भी हो उसके लिए इक्वल पे होना चाहिए, इस पे भी हमें क्या है सर्टेन स्टेट को दिमाग में रखना चाहिए, अगर आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि इक्वल पे हो ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ। फिर उसके बाद हेल्थ ऑफ द वर्कर मैन वुमेन चिल्ड्रन नॉट अब्यूज्ड, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें हेल्थ जो है मैन वुमेन की और चिल्ड्रन की अब्यूज़ ना हो, हेल्थ सही रहे, हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक, कीप इन माइंड वाइल मेकिंग एनी लॉ, ओके। फिर उसके बाद है सी सेंटर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब इससे क्या है, एफ ए बी सी डी ई एफ में क्या कहा गया है, सी मतलब चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी
एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन द हेल्दी मैनर। बच्चों को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हैं, इन ए हेल्दी मैनर, अच्छी तरह से हेल्दी मैनर में मिलनी चाहिए। और कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, फ्रीडम और डिग्निटी के साथ में उसे पूरी कंडीशंस मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन के साथ खिलाफ जो है प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। तो समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हैं, 6 जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, अगर गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बना रही है तो उसके दिमाग में होना चाहिए। और जो सर्टेन इस चिल्ड्रन के लिए जो दी गई थी वो आपकी ऐड हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। चलो दोस्तों, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 39A। 39A जो कहता है इक्वल जस्टिस, जो जस्टिस है प्रिंसिपल है, ये कोई राइट्स नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये स्टेट्स के लिए प्रिंसिपल है, मतलब आम जनता के लिए नहीं है, ये स्टेट्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपने दिमाग में इनको रख ले बेटा, तब कहीं जाके लॉज बनाए, तब जाके फंडामेंटल राइट्स का जो है वो बहुत सारे लॉज हैं वो बनाए, कोई पॉलिसीज़ बनाए। तो ये स्टेट को कहा जा रहा है, गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप जो हैं अगर कोई लॉ बना रहे हैं तो ये एश्योर करें कि इक्वल जस्टिस मिले, किसी को भी, हर एक को जस्टिस जो है वो इक्वल मिले, फ्री लीगल एड हो, ये याद रखें, लीगल एड जो है वो फ्री हो, मुफ्त में किसी को अगर मान लो कोई अपना केस लड़ रहा है तो फ्री लीगल एड हो। तभी तो आपने देखा होगा काउंसलर जो होते हैं, कभी कभी जिसके पास वकील नहीं होता वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से वकील को मुहैया कराती है, तो गवर्नमेंट एक वकील होता है, बट वो नाम का होता है वो अलग बात है, बट हाँ होता है, ठीक है, बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। ठीक, चलो ठीक है, ये भी कब ऐड हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। आर्टिकल 40 याद रखो। 40 विलेज पंचायत, आप मोस्टली आप गांव से बिलोंग करते होंगे, कहीं ना कभी गांव भी गए होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो आप आता है आर्टिकल 40 में। ये भी कहता है, स्टेट को कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जो हैं विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करिए, स्टेट को प्रिंसिपल, स्टेट को गाइडलाइंस देता है कि आप विलेज पंचायत को इंट्रोड्यूस करिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि भैया सीधे सीधे यहाँ पर DPSPs में लिखा हुआ है कि आप जो है विलेज पंचायत जो है आप ऑर्गेनाइज कीजिए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है जी, कनेक्टिविटी करके चलो तब आपको समझ में ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 41, 40 विलेज से रिलेटेड था, 41 भी आपका विलेज से रिलेटेड ही होगा, याद रखना। तो क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। तो आपको इसमें ये कहा है कि आप जो है गवर्नमेंट सुन लेना, मतलब गवर्नमेंट आप सुन लो, अगर आप लॉज बना रहे हो तो ये इंश्योर करना कि वर्क जो है उसको मिले, लोगों को वर्क मिले, पूरा राइट टू वर्क हो, एजुकेशन भी मिले, सही से एजुकेशन भी मिले, ठीक है जी, पब्लिक असिस्टेंस भी हो। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आई हैं। पॉलिसीज़ क्या लेके आई हैं? कि मनरेगा लेके आया, चलो मनरेगा, ठीक है, नरेगा था बाद में मनरेगा हो गया, कि भाई काम करो, इक्वल वेजेस मिलेंगे, आपको वेजेस मिलेगा। एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन है, RTI जो है, राइट टू RTE, राइट टू एजुकेशन है। बहुत सारी पब्लिक असिस्टेंस के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो ये क्यों लाई हैं भाई? क्या कारण था भाई? उन्हें कोई वो थोड़ी ना आ रहा था कि, लेकिन मजबूरी में लेके आए हैं ये। ऐसा नहीं है कि भाई खुशी खुशी कोई गवर्नमेंट अपनी स्कीम लॉन्च कर रही है, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ, भाई आपको करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 41 में आपको कहा गया है कि भाई अगर आप राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, आपको अगर पॉलिसीज़ बना रहे हो तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी गाइडलाइंस। ये भले से ये इन्फोर्सेबल, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ इनके दिमाग में रखनी पड़ेंगी आपको, समझ रहे हो? कंपलसरी नहीं है बट हाँ रखनी तो पड़ेंगी, इसलिए तो बन रहा है। ठीक है जी, चलो अगला देख लेते हैं। 41 आ गया, 42 देख लो।
अब एक और इसकी ट्रिक है 42 अगर नहीं याद हो रहा है 42 लेट मी डू योर वर्क, मुझे करने दो 42 लेट मी डू योर वर्क, ये भी मुझे किसी ने बताई थी, किसी मतलब मैंने भी पढ़ी थी यूट्यूब से, तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। डू योर वर्क, अपना काम करो। अपना काम कब करोगे? जब ह्यूमन कंडीशन होगी, कंडीशंस जो है बहुत अच्छी होगी, ह्यूमन कंडीशन होगी, साफ़ सुथरी कंडीशंस होगी, तभी तो आप अच्छा काम करोगे। तो एक तरह से क्या है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की। मैटरनिटी रिलीफ जो है वो भी इसी में आता है, जो मैटरनिटी रिलीफ होता है वो भी इसी में ही आता है, आर्टिकल 42। तो अच्छी साफ़ सुथरी कंडीशंस होनी चाहिए वर्क के लिए, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 43 क्या कहता है? लेबर इज़ फ्री। फ्री क्या मतलब? गुड वेजेस, फ्री मतलब गुड वेजेस, व्हेन गुड वेजेस। लेबर फ्री कब होगी? जब अच्छे वेज मिलेंगे तभी तो खुश होगी, फ्री होगी। तो लिविंग वेजेस ऑफ जो लेबर वगैरह के हैं वर्कर, उनके बारे में बात करती है कि आपके लिविंग 43 मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट, सीधे से गवर्नमेंट अगर आप कोई लॉ बना रहे हो तो सीधे याद रखो लिविंग वेजेस जो हैं अच्छे होने चाहिए, ठीक है, गुड लिविंग वेजेस होने चाहिए वर्कर के लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 43A। 43 वो वर्कर के लिए है, बट अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया गया है। अब इसमें सीधी सीधी कहा कि पार्टिसिपेट इन वर्क ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, की पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में। मतलब वर्कर क्योंकि क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में थोड़े अधिकारी लेवल के होते हैं, बट यहाँ पर सीधे सीधे कहा कि वर्कर भी मैनेजमेंट की जो है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में भाग लेना चाहिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 में कहा गया। ठीक है, तो चलो अगला देख लेते हैं। अगला है 43B। 43B भी क्या कह रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये फंडामेंटल राइट्स में भी दे रखा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो पीछे जाके लास्ट वीडियो देख लेना। आर्टिकल 19 प्रमोशन, आप प्रमोट करोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं यार? देखो सीधी सीधी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये होती हैं कि कुछ लोगों का समूह बना के हम जो है अपनी जो भी काम है उसको कर सकें। कोऑपरेटिव आपस में कोऑपरेशन के साथ में किसी को काम करना, वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो आप इसको प्रमोट करो, ठीक है, उसको प्रमोट करो, ये लिखा हुआ है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत ये इसको ऐड किया गया। चलो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ ही दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है लागू करने की यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म है, उन सब के लिए एक कोड को कोडिफाई किया जाएगा। उसमें आपकी विवाह से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, आपके तलाक से रिलेटेड, ठीक है, आपके डाइवोर्स या फिर किसी से भी रिलेटेड लॉज होंगे, वो सब एक जगह कोडिफाई किए जाएंगे। सभी धर्मों के लिए एक ही कोड होंगे कि भाई ये शादी है, ये प्रमाण पत्र है, इतनी शादी कर सकते हैं, इतना वो कर सकते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक ही लॉज रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ स्टेट कौन सा है, गोवा वॉज द ओनली स्टेट वहाँ पर यूसीसी लागू है। ठीक, चलो, और साथ में अभी यूसीसी। ठीक है, अब 45 देख लो। 45 क्या है? आर्टिकल 45 कहता है 4 और 5 याद रखो, 4 5 और 6। 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 45 के बाद क्या आ रहा है? 6। तो चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन ऑफ टू द चिल्ड्रन, इसमें ये सीधी सीधा है कि बच्चे जो कि 0 से 6 के बीच में हैं, उनका चाइल्डहुड केयर होना चाहिए, अच्छे से केयर होना चाहिए। एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब कहा गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको लागू किया गया है। ठीक जी, इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लें 46। तो इसमें यही वो होता है, यही चीज़ें हैं इसकी एक्सटेंड वाली। 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। अब यहाँ पर सीधी SC ST के बारे में बात की है
ठीक है, यहाँ पर सबके लिए थी, बट यहाँ पर स्पेशली एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC ST के लिए और अदर वीकर सेक्शन जो कमज़ोर दल हैं उनके लिए। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं 47 शो योर हेवन। हेवन कब होगे? जब आप जो है न्यूट्रिशन अच्छा करोगे, ठीक है, लिक्विड मतलब जो दारू वारू है उसको छोड़ोगे, ड्रग्स को छोड़ोगे, तभी तो आप अच्छा हेवन होगे। शो योर हेवन, हेवन में होगे तभी तो पता लगे कि हाँ भाई अब स्वर्ग में जी रहे हैं, अच्छे जी रहे हैं ज़िंदगी। तो इसमें क्या है 47 न्यूट्रिशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो लोग हैं उनकी न्यूट्रिशन अच्छा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, हेल्थ हो। शो योर हेवन, ठीक है जी। चलो अगला देख लिया 48 everyone eat। हर एक को खाना मिले। खाना कब मिलेगा? जब एग्रीकल्चर होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करना अच्छे से, और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन वगैरह है उसको बढ़ावा देना, ये भी इसमें 48 में कहा गया है। 47 सो योर हेवन, 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एवरीवन इट। और इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है, जब एनिमल हस्बेंड्री एक तरह पशुपालन के बारे में बात किया गया है, तो यार हम जब पशु को पालने की बात कर रहे हैं तो काटने के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक साफ साफ ये भी कहा गया है कि अगर आप पाल रहे हो तो यार कैसे काट लोगे, तो काउ स्लॉटर को मना किया है यहाँ पर सीधी सीधी साफ साफ कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गाय को मारना नहीं चाहिए, ठीक, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है लॉ ला सकती है काउ स्लॉटरिंग के खिलाफ, और लेके आई है। ये एक कानूनी अपराध है, ठीक है, इसीलिए है, इसी के तहत क्योंकि लागू हुआ है, ठीक है। अगला है 48A क्लॉज ए, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। 48 तो आ गया। अब भाई प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में भी तो प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को भी हमें प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। 49 भी प्लेस इज माइन, प्लेस इज माइन, ठीक है। 49 प्लेस इज माइन, प्लेस हमारा, प्लेस इज माइन का मतलब क्या है कि माइन प्लेस कौन सा होता है? मॉन्यूमेंट्स, नेशनल इम्पोर्टेंस, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनका एक तरह से रख रखाव अच्छा होना चाहिए। नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें बहुत सारी हैं, उसका भी अच्छा रख रखाव होना चाहिए। ये DPSPs कहती है स्टेट को, गाइडलाइंस है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 50 दोस्तों क्या कहता है कि 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो जुडिशरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वगैरह जो कोर्ट्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव जो लागू करता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करता है, पॉलिसीज़ को लागू करता है, एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो सेपरेशंस हैं, पावर जो है वो अलग अलग हैं, जुडिशरी की पावर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, ठीक है, ये चीज़ है। 51 क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल पीस है और सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करे, बढ़ावा दे। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं बढ़ावा देने के लिए, पीस के लिए या फिर सिक्योरिटीज़ के लिए, वो क्या है, इसके तहत ही तो है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप जो है बढ़ावा दीजिए इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, ठीक है जी। चलो अब ये तो हो गई आपकी फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, ठीक है। इसमें DPSPs 51 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कुछ फंडामेंटल जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आउटसाइड ऑफ द पार्ट 4 के बाहर है, बट ये जो है एक तरह से DPSPs में नहीं आती हैं, बट हाँ ये इसको मान सकते हो कि ये भी प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? मदर टंग एट प्राइमरी सेंटर स्टेट में आर्टिकल 350A जो इंट्रोडक्शन ऑफ मदर टंग जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्राइमरी स्टेज पर, पार्ट 17 में है। फिर उसके बाद एक और है आर्टिकल 351, यह है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए, पार्ट 17, ठीक है जी। और उसके बाद एक जो है आपका आर्टिकल 355
ड्यूटी ऑफ यूनियन, ये भी ड्यूटी है यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, कि जो एग्रेशन अगर कोई बाहर से कोई हमला करता है स्टेट का, वो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो हमें प्रोटेक्ट, जो यहाँ की जनता है उसको प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट जो है दोस्तों 335 वो कहता है SC/ST टू सर्व सर्विस पोस्ट, मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो SC/ST वाले हैं सर्विसेज में इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको बढ़ावा भी देना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर कहा गया है। तो यही है पूरी ये DPSPs हमारे कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी पूरी आर्टिकल वाइज। अब आपको ये वीडियो एक बार 2 बार और देख लो स्पीड में, फिर आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि DPSPs में कोई भी आर्टिकल आप भूलने वाले नहीं हो। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अगर किसी के काम आ जाए तो भाई शेयर भी कर देना है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ही पढ़ते रहिए दमदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।